हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अनुच्छेद 144 करेंगे। अनुच्छेद 144 नंबर जो भारतीय संविधान में दिया गया है, तो क्या बातें करते हैं। अगर हम जनरली अनुच्छेद 144 के बारे में बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी क्षेत्र में धारा 144 लागू हो जाता है, और धारा 144 लागू कब होगा? जब किसी क्षेत्र में दंगा फसाद हो जाए या ज़्यादा डिफिकल्ट समस्या हो, ज़्यादा किसी क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो गया हो, तो वहाँ 144 धारा लागू हो जाता है। और जब धारा 144 लागू होती है तो बहुत ही कंडीशन, उस स्थिति में बहुत खराब हो जाता है वहाँ का। अब खराब कैसे कैसे हो जाएगा भाई, कि वहाँ पे एक जगह पर कोई 5 लोग खड़े नहीं हो सकते। उस क्षेत्र का अगर सरकार चाह लेगी तो उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं आपकी इंटरनेट सेवा बंद कर देगा। बहुत बेहाल बदतर हो जाता है उस क्षेत्र का, आप बोल सकते हैं जनरली। इसलिए बोला जाता है कि धारा 144 बहुत ही खतरनाक है, ये जल्दी लागू होती नहीं है। लेकिन इसमें कौन काम करते हैं? तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय की सहायता करने के लिए इसमें काम किया जाता है। धारा 144 जब लागू होता है तो प्रशासनिक इकाई वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना। बहुत सारा आपको उस क्षेत्र में बहुत सारा फोर्स आपको दिखाई देंगे। पब्लिक आवागमन को थोड़ा सा बंद कर देंगे, यानी कि पब्लिक का जो एक्टिविटीज है उस क्षेत्र में बहुत कम हो जाती है। सारे की सारे एक्टिविटीज ज़्यादातर प्रशासनिक लोगों के हाथों में आ जाता है। तो इसी का आज हम लोग अनुच्छेद 144 करते हैं। एक पॉइंट हम लोग बनाए हुए हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, यानी कि जो भी उच्चतम न्यायालय निर्देश देंगे अधिकारी को, वही वो काम उस क्षेत्र में करेंगे। हम लोग एक नोट्स बनाए हुए हैं, देखते हैं यानी कि क्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धारा 144 जहाँ लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि एक साथ वो रह ही नहीं सकता, उस क्षेत्र में एक साथ जा ही नहीं सकता। 5 धारा लगने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। कोई भी आम इंसान जिसके पास लाइसेंसी हथियार है, जो सरकार के द्वारा लाइसेंस लिए, वो भी हथियार लेके घूम नहीं सकते हैं, सिर्फ पुलिस वाले घूम सकते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 144 जो कह रहा था हम लोग कंप्लीट किए। अनुच्छेद 145। अगर हम अनुच्छेद 145 के बारे में बात करें तो इसमें बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नियम बना सकते हैं, कुछ कानून बना सकते हैं। इसके लिए उनको 2 शर्त मानना पड़ेगा। अब क्या क्या शर्त होती है भाई? पहला तो शर्त ये है कि वो राष्ट्रपति को पहले सूचित करेंगे कि कोई जो कानून बना रहे वो ठीक ठाक है या नहीं, और कानून उस पर मतलब राष्ट्रपति उस पर संज्ञान भी लेंगे क्या ठीक ठाक काम हो रहा है या नहीं। दूसरा शर्त ये है कि जो संसद कानून बना दिया है उस पर वो देखेंगे कि उस कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कानून बना रहे तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन
नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो कानून फिर बना नहीं पाएंगे। इसी के बारे में हम लोग अनुच्छेद 145, इसको हम अनुच्छेद 145 बोले या 145 का ए बोले, दोनों एक ही चीज है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 145 में कुछ डाटा हम लोग को प्राप्त है, एक नोट्स के द्वारा समझ लेते हैं कि क्या क्या अनुच्छेद 144 कहते हैं। कर सर्वोच्च न्यायालय के नियम आदि। अब क्या क्या नियम है भाई, तो एक नया नोट लिखे। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी कार्य प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है। किस प्रकार से कानून होगा उसके बारे में वो नियम बना सकते हैं। इसके संबंध में 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। 2 शर्त कौन कौन, अभी हम लोग जिक्र किए कि पहली नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही कानून बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे कानून छूट गया, जो नियम बनेंगे कानून बनाए जा सकते हैं। दूसरे नियम जो है संसद द्वारा निर्मित विधियों के यानी कि कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि जो संसद कानून बनाए हैं उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग अनुच्छेद 145 का ए भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 145 का बी। अगर हम इस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट व्यू से, तो वनडे एग्जाम में बहुत कम ही सवाल इससे आते हैं, लेकिन जहां आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है वहां इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाता है। तो अनुच्छेद 145 का भी क्या कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से न्यायाधीश की संख्या को बताया गया है कि अगर किसी चीज में फैसला करने के लिए कोई प्रायोजन हो तो उसमें न्यायाधीश की कितना संख्या होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग का ये अनुच्छेद बताता है। तो एक बार इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि अनुच्छेद 145 क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 145 का बी। इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रायोजन के लिए बैठेंगे, यानी किसी फैसले के लिए बैठेंगे। कोई मतलब कि बेंच को तैयार किया जाएगा, बेंच यानी कि आप उसके बाद हम आगे और भी पढ़ेंगे भी, तथा एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे। तो किस प्रकार से ये अनुच्छेद काम करेंगे इसके बारे में हम लोग को बताया गया कि किसी प्रायोजन के लिए न्यायाधीश की संख्या को निश्चित करेंगे और कितना अब होगा इसके बारे में हम लोग अनुच्छेद 145 का सी करते हैं। इसमें अनुच्छेद 145 का सी में इसमें न्यायाधीश की संख्या का जिक्र किया गया कि किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए कितना न्यायाधीश हो सकते हैं। न्यूनतम जनरली ठीक है, न्यूनतम तो हम लोग को पता है कि 5 गो से कम में फैसला कोई नहीं सुनाता है। कम से कम जो एक बेंच तैयार होगी इसका तो कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। इसी के बारे में हम लोग का अनुच्छेद 145 का सी बोलता है, कहता है। अनुच्छेद 145 इसके अनुसार महत्वपूर्ण मामलों में 5 या इससे अधिक
न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ की स्थापना की जा सकती है। इसका मतलब कम से कम 5 हो या ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीश को हम लोग नियुक्त कर सकते हैं कोई महत्वपूर्ण फैसला के। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला हुआ तो वहां पर जो अयोध्या ट्रस्ट थे यानी कि राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसमें 5 बेंच बैठे थे और वो हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया गया यानी कि वहाँ पे राम मंदिर बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार कोई अगर महत्वपूर्ण फैसला देना पड़ता है तो न्यायाधीश की संख्या को निश्चित किया जाता है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 145 का सी। अब हम लोग एक यहाँ नोट लिखे हुए कि अधिकतम कितना न्यायाधीश हो सकते हैं। इस तरह की संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या आमतौर पर 5, 7, 9, 11 अथवा 13 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस इतना के बेंच में न्यायाधीश बैठते हैं। और आपको पहले भी हम बताए हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं बहुत ही ज्यादा विद्वान होते हैं, कानून के बहुत ज्यादा जानकार होते हैं। इसीलिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनुच्छेद 146। हम लोग अनुच्छेद अगर 146 के बारे में बात करें तो इसमें बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी पदाधिकारी होंगे या जो भी उनके छोटे पद पर जो सेवक होंगे जो वहाँ काम करेंगे उनको हम कैसे नियुक्त करेंगे और उसको व्यय यानी कि वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा और किसके कहने पर वहाँ हम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं चपरासी होना चाहिए, जनरली भाषा में जानते हैं, लेकिन उसको कौन सा अनुच्छेद के तहत उसको नियुक्त करेंगे और उसको व्यय कहाँ से होगा, पेमेंट कहाँ से होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 146 में संविधान में चर्चा किया गया। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, वहाँ जो भी अधिकारी हैं और जो भी वहाँ सेवा करने वाले उसका सबका व्यय क्या क्या किस प्रकार से हो सकता है, कौन उसको नियुक्त करेंगे, किसके कहने पर नियुक्त होगा। तो हम लोग एक नोट लिखें, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्देश दे। जैसा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जैसा समझेगा उसी के अनुसार वहाँ नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।